भी है। युवा ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए भी है। उनकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी स्वप्न भी होते हैं। युवा समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सर्वाधिक योगदान भी देते हैं। युवा समाज को बेहतर बनाने के लिए मतदान के माध्यम से विकासपरक एवं ईमानदार सोच वाले प्रतिनिधि का चुनाव भी करते हैं। देश में बढ़ती हुई बदलाव के कारण बड़ी संख्या में युवाओं का नजरिया शॉर्टकट के बजाय कर्म एवं श्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की ओर हो गया है। आज जरूरत भारत की युवा शक्ति को सही दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। अतः अंत में अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सबों को कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है। बहुत ही खूब लिखा और बहुत ही खूब कहा। पर चलिए अब आज के हमारे जो शीर्षक है, जिसके ऊपर हमारे सभी जितने भी मुख्य अतिथि हैं आज उन पर अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। भारत का विश्व गुरु बनने में युवाओं की भूमिका क्या है और कैसे है, और सबसे पहले इस पे अपना वक्तव्य रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इस मंच पर श्री सुधांशु शेखर जी को। युवा शक्ति के बारे में 2 शब्द कहें और हमें अपना वक्तव्य भी बताएं। कैसे घुमाएगा, इस साइड देख लेंगे कैसे घुमाएगा। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुनिश्री जिनेश कुमार जी, आदरणीय मुनिश्री परमानंद जी, आदरणीय मुनिश्री कुणाल कुमार जी, यतीश कुमार जी, अमित वर्मा जी और नवीन जी, और हमारे सामने आज अपना कीमती समय निकाल कर बैठे अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने बिजनेस के टाइकून्स, जो युवा शक्ति को ही नहीं मुझे भी अभी तक सींचा है, संवारा है। आप तमाम लोगों को अपने बीच पाकर मैं गिरा और नयन बिनुवानी का अनुभव कर रहा हूं। अर्थात आंखों ने आप लोगों के जैसे ऐसे सौंदर्य मूर्ति को देखा है और आंखें चुप है। वर्णन की शक्ति वाणी को है, किंतु वाणी को आंखें नहीं है। हमको आज संकट मोचन की तरह तारने वाले आदरणीय सज्जन भजनका जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा जरूर, लेकिन हमको मंच पर नहीं बुलाइएगा। लेकिन आप सबको बताऊं कि आदरणीय मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल जाने के कारण 2 जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो आने वाले थे वो नहीं आ सके। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे लोग देर से शामिल होंगे। मैं उन तमाम लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। सज्जनों, जैसा कि आप सभी युवा शक्ति की प्रगति और इसका जो शुरुआती दौर है वो सभी से आप परिचित हैं। अगर मैं कुछ शब्दों में उसे कहूं तो युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल रहा हूं, मैं सुधांशु शेखर बोल रहा हूं। सज्जनों, आज जिन भी मातृशक्तियों ने भी यहां आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। युवा शक्ति की शुरुआत
जैसा कि हमारी एंकर ने बताया कि 2007 में 15 अक्टूबर को एक साप्ताहिक पत्र के रूप में इसकी शुरुआत हुई और तकरीबन 15 राज्यों की सीमा को पार करते हुए एक समय ऐसा आया जब 2013 में मुझे युवा शक्ति को दैनिक अखबार में परिणत करना पड़ा। दैनिक की अपनी सीमाएं होती है, फिर भी दैनिक के तौर पर हम 3-4 स्टेट में हमने अच्छी टीम बनाई और अभी वो सारे स्टेट के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। तो जो भी युवा शक्ति की टीम यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपके बदौलत ही आज ये मुकाम जो अभी तक मिला है वो आपके बिना संभव नहीं था। दोस्तों, इसके अलावा युवा शक्ति का एक जो मिशन है ये देश के युवाओं को जोड़ने का है। आज की युवा पीढ़ी, आप जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवा पीढ़ी पर सबसे बड़ा बोझ है। और यह भी सच है कि आज युवा ही अपने आप को भटका हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहा है। हम ऐसे युवाओं को जोड़कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक नई पहल करना चाहते हैं और इसमें आप तमाम उपस्थित लोगों की सहभागिता के आकांक्षी हैं। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। और इसी मूल मंत्र को लेकर हम लोग युवा शक्ति के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमेशा से ही आप सबों का मार्गदर्शन, सहयोग हमेशा ही मिलता रहा है। दोस्तों, इस सफर में कठिनाइयां भी बहुत आई, क्योंकि कठिनाइयों के बिना कोई भी, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन तमाम लोगों ने ये जो हासिल किया है कुछ भी, वो बिना कठिनाइयों के संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग ख्वाहिश तो रखते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कठिनाइयों से डरकर और रुक जाते हैं या बिखर जाते हैं। मैं ऐसे युवाओं को आह्वान करता हूं, चाहे वो देश के युवा हो, बंगाल के युवा हो, युवा शक्ति से जुड़े युवा हो, मैं आप सबों को आह्वान करता हूं कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा, कोसने से अंधेरे को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और जब ये आप दिया जलाएंगे तो निश्चित रूप से उजाला जो फैलेगा वो देश दुनिया को रोशन करेगा। सज्जनों, युवा शक्ति का जो ये सफर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप तमाम लोगों के सानिध्य में ये आगे बढ़ रहा है और हम बंगाल में ही नहीं पूरे देश में हिंदी को लेकर जो अखबार निकाल रहे हैं, एक विकल्प देना चाहते हैं कि अखबार ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई शीर्ष पर पहुंच गए हो और अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है, अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। और आप लोगों से सीधी बात करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही कम समय में प्रदीप जी ढेडिया, उन्होंने ठीक आज से 1 महीने पहले उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम होना चाहिए और हम लोगों ने आनन फानन में कुछ करने की कोशिश की है। संभव है आपको कुछ दिक्कतें, तकलीफ आई हो, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। युवा शक्ति जन जन की शक्ति बनने को आतुर है और आप सबों का सहयोग मिले तो हम पूरे देश में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बंगाल से निकलकर पूरे देश में डिजिटल माध्यम से एक क्रांति लाना चाहते हैं। डिजिटली भी हमारी तैयारी चल रही है, जिसका रीच पूरे देश में 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है।
तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम अगले 4-5-6 महीने के अंदर युवा शक्ति का डिजिटल वर्जन, भारत का कोई भी ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां हमारे प्रतिनिधि युवा शक्ति के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। तो ईश्वर की कृपा, आप लोगों के आशीर्वाद, मुनिश्री के आशीर्वाद से इसको हम भली भांति जो हमारा लक्ष्य है उस समय के अनुरूप कर पाएंगे इसे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अध्याय युवा शक्ति से मैं जोड़ना चाहता हूं। वो युवाओं को एकत्र करने के लिए या युवाओं को सही रास्ते दिखाने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए हम लोग मुनिश्री जी युवाथन 2024 का आयोजन नवंबर से बिहार से कर रहे हैं। और ये युवाथन युवा और मैराथन को जोड़कर बना है। मैराथन तो बहुत होते हैं, लेकिन युवाथन का जो उद्देश्य है वो शिक्षा है, चिकित्सा है, युवकों को रोजगार है और वहां का एक लोकल मुद्दा जो नशा मुक्ति का है वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। हम बिहार के बाद पूरे देश में एक एक कर राज्यों में उसको कार्यान्वित करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बता दूं कि बिहार में तकरीबन 101 सब डिवीजन अनुमंडल है और सारे सब डिवीजन में जो नवंबर से शुरू हो रहा है वो दलसिंह सराय अनुमंडल से हम लोग शुरू करेंगे, फिर 101 अनुमंडल के बाद संबंधित जिलों में और फिर राज्य पटना में बड़े रूप में इसका भव्य आयोजन होगा। और हम सबकी योजना है कि हर अनुमंडल में कम से कम 25,000 लोग इसमें शामिल हों। तो इस तरीके से हमारी योजना है, इससे युवा जुड़ेंगे। इसके अलावा जो इसका मुख्य बिंदु है कि हम प्रत्येक अनुमंडल से 2 युवाओं को राष्ट्रीय खेल तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा उसके लिए हम लोग संकल्पित होकर पीएसयू से, बैंक से, उद्योग जगत से, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इन लोगों को की मदद कीजिए ताकि ये राष्ट्रीय स्तर पर आकर अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कर सके। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आप सबों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए आज युवा शक्ति की ओर से कुछ ऐसे महानुभावों को जिन्होंने अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से समाज और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। वैसे तो आप सभी ये पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन कुछ लोगों को चुनना पड़ता है। ऐसे लोगों को हम युवा शक्ति एक्सेलेंस अवार्ड दे रहे हैं और ऐसे मनीषी जिन्होंने जीवन खपा दिया समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, ऐसे लोगों को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको नवाज रहे हैं, नवाजा जा रहा है उन्हें। एक बार हम चाहते हैं कि उन तमाम लोग जिनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा उनके लिए आप सभी लोग ताली बजा दें, क्योंकि उन महानुभावों ने बहुत कुछ किया है और युवा शक्ति का ये सिलसिला जारी रहेगा। और आगे आने वाले दिनों में हम समाज के एक एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज सेवा के लिए या समाज राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। केवल एक बार पुनः आप सबों का वंदन, अभिनंदन और इन पंक्तियों के साथ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर आप जरा जो साथ दें तो और बात है। और चलने को तो चल लेते हैं लोग एक पैर से, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु शेखर जी। पर अब वक्त आ गया है हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने का, जिन्हें सुनने के लिए आप सब बेकरार हैं और जिनकी वाणी सुनने के लिए आज कई सारे लोग यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, सुशिष्य मुनिश्री जिनेश कुमार जी से
आज अपना वक्तव्य कृतज्ञ करें। कैन वी प्लीज हैव द माइक ओवर हियर? आगे से पहुंचेगा कुणाल शर्मा, एक मिनट, कुणाल शर्मा बाहर से सर रहेगा। निकलती है। हाँ, ओके। कौन? ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विघ्ने मरणं सहज हो मन जागे चेता करे नरसं स्वयं के हम वने अरहं वने अरहं वने अरहं। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, मंचासीन अतिथिगण, प्रबुद्ध भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है भारत के विश्व गुरु बनने में युवाओं की भूमिका। भारत एक महान देश है। इस देश की उन्नति में ऋषि मुनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस देश के संस्कार एवं संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ रही है। यहाँ की जनता ने अपना बलिदान देकर सदियों सदियों तक भारत की संस्कृति की सुरक्षा की है, जिसकी बदौलत भारत का डंका पूरे विश्व में बसता था, जिसकी बदौलत आज भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में हर भारतवासी की भूमिका महत्वपूर्ण है और युवाओं की भूमिकाओं को अति महत्वपूर्ण माना गया है। गुणात्मक दृष्टि से युवाओं को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। युवा समाज की तकदीर है, युवा समाज की तस्वीर है, युवा समाज की जमीर है। युवा देश का शक्ति का भंडार है, युवा ऊर्जा का पुंज है, युवा प्रेरणा का स्रोत है। युवा जितना शक्तिशाली होगा उतना ही हमारा देश शक्तिशाली होगा। तो युवा को शक्तिशाली होना जरूरी है और युवाओं के कंधे पर ही देश का भार टिका हुआ है। और युवा चरित्रवान होगा, युवा भक्तिवान होगा, युवा शक्तिशाली होगा, युवा निष्ठावान होगा, युवा सेवा भावना वाला होगा, उस देश की तरक्की कोई को रोक नहीं सकता है। तो आज मैं कुछ सूत्रों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। गुणात्मक दृष्टि से युवाओं का पहला जो सूत्र बताया गया है, देश के प्रति निष्ठा। जो देश के प्रति निष्ठा रखता है तो समझना चाहिए वह विश्व गुरु बनने में उसको समय नहीं लगेगा। और यदि देश के प्रति युवाओं की श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है और समय पर यदि काम नहीं आते हैं तो समझना चाहिए वह देश के लिए कुछ नहीं करा है और नहीं वह विश्व गुरु भारत को बनाने में अपनी भूमिका अदा करा है। आपने नाम सुना होगा स्वामी राम तीरथ का। एक बार वो जापान में गए और पर्यटन स्थल देखने के बाद में वापिस अपने स्थान पर आ रहे थे और रास्ते में उनके मन में इच्छा हुई ताजा फल खाने की। चारों ओर नजर घुमाई, कहीं ताजा फल नजर नहीं आए और उनके मन में प्रतिक्रिया हुई कि हमने सुना था कि जापान के अंदर ताजा फल मिलते, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। और इतने में एक नौजवान ने उनको सुना, भागा, घर आया और फल लेकर स्वामी राम तीरथ के सामने उपस्थित हुआ। लीजिए ये ताजे फल। स्वामी राम तीरथ देखते रह गए और स्वामी राम तीरथ ने पैसा देना चाहा और वो युवक बोला
आप भारतीय हो और मैं भारतीय हूं, तो बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही कहना चाहता हूं, आप भारत में जाकर मेरे देश की हल्की मत लगाना। इस घटना से हमें ये प्रेरणा मिलती है उस नौजवान की उस देश के प्रति कितनी आस्था थी, और वैसी आस्था सबकी आ जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया हो जाएगा और विश्व गुरु की श्रेणी में आ जाएगा। तो निष्ठा जरूरी है, वह हृदय पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। तो स्वदेश के प्रति प्यार होना चाहिए। हम जिस देश के नागरिक है उस देश के प्रति आस्था होनी चाहिए, जिस संघ के नागरिक है उस संघ के प्रति भी आस्था होनी चाहिए। ये पहला सूत्र है संघ निष्ठा, देश निष्ठा का। दूसरा जो सूत्र बताया गया है स्वस्थता, युवा मन से भी स्वस्थ रहे, वचन से भी स्वस्थ रहे और काया से भी स्वस्थ रहे। कितना सुंदर कहा गया है, स्वस्थ शरीर यदि घूमता है, शरीर यदि घूमता है तो तन स्वस्थ रहता है, और मन यदि स्थिर रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, शरीर तो विलासी हो रहा है इसलिए अस्वस्थ हो रहा है, और मन घूम रहा है इसलिए बीमार हो रहा है। तो हमें तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना है। युवा जितना तन से मन से स्वस्थ होगा उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, शक्तिशाली होगा। और युवाओं के लिए स्वस्थता में एक और सूत्र है भाव। हमारा भाव भी स्वस्थ रहे, और भाव में यदि मलिनता है, भाव में यदि घृणा का भाव है, भाव में यदि नफरत का भाव है, भाव यदि नेगेटिव है, तो कभी भी युवा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और युवा यदि शक्तिशाली नहीं है, गुणात्मक दृष्टि से मजबूत नहीं है, तो वो कभी शक्तिशाली देश नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में शुद्ध भावों का निर्माण हो। भाव जितने अच्छे होंगे उतना ही हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा, हमारा सम्यक दृष्टिकोण। जिसके चिंतन में सकारात्मक भाव है वो मालो माल हो जाता है, और जिसके चिंतन में नेगेटिव भाव रहता है वो माला माल हो जाता है, मालो माल और माला माल। तो हमारा भाव है हमेशा पॉजिटिव रहे। कितना सुंदर कहा गया है, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक होती है। सोच यदि आपकी छोटी है तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। पैर में मोच आ गई तो आप चल नहीं पाते हैं। इसलिए भावों को शुद्ध बनाना जरूरी है। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, और घर होता तो झगड़ा तो होता ही है। घर किसका नाम है? तोता मैना के टकराते स्वर घर, दो स्वर टकराते हैं उसका नाम घर होता है। तो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हुआ, पत्नी आवेश में आ गई। आवेश का मतलब क्या? उस वेश में नहीं रहना, और इतनी तेज आवाज में बोली और अपने पति से कहती है कि तू जानवर है। क्या कहा? पति को क्या कहा? तुम जानवर है। पति पॉजिटिव माइंड वाला था, सकारात्मक चिंतन वाला था। वो बोला बहुत अच्छा कहा तुमने मेरे को जानवर, तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर हूं। कितनी सुंदर बात कह दी। तो हमारे भावों में पॉजिटिव भाव रहे, सकारात्मक भाव रहे, और आज देश में सकारात्मक भाव की आवश्यकता है। जहां सकारात्मक एनर्जी होती है वह देश तरक्की करता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है। तो ये युवाओं के लिए दूसरा जो सूत्र बताया गया है स्वस्थता, अब मन से, वचन से, काय से स्वस्थ रहे। तीसरा जो सूत्र बताया गया है श्रमशीलता। युवा जितना ज्यादा श्रमशील होगा, पुरुषार्थशील होगा, उतना ही वह आगे बढ़ेगा। और आज भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, जो व्यक्ति सम्यक पुरुषार्थ करता है, साधना में पुरुषार्थ करता है, वह एक दिन ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो पुरुषार्थ की परम आवश्यकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं विलासिता बढ़ रही है, भोग बढ़ रहा है, आलस्य बढ़ रहा है, और व्यक्ति श्रम से विमुख हो रहा है। और जो व्यक्ति श्रम से विमुख होता है वह कभी भी भारत को विश्व गुरु बना नहीं सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक छोटी सी कहानी सुनाते थे, बड़ी मार्मिक कहानी है, वो एक प्रेरणा देने वाली है। एक बार एक युवक घूमता घूमता जंगल में पहुंच गया, उसको प्यास लगी और वह चारों ओर घूमा, एक कुआं नजर आया और वो कुएं के पास पहुंचा। वहां बावड़ी के पास पहुंचा, वहां बाल्टी भी थी, पानी भी था। उसने बाल्टी को हाथ में लिया, रस्सी से बांधा और पानी निकालने लगा। इतने में भीतर से आवाज आई, अरे तू पानी कैसे निकालेगा? तुम्हारे को पता है या नहीं है तुम साथ ज्यादा है। तत्काल उसने बाल्टी को रख दिया, और प्यास लगी हुई है, कन सूख रहे हैं, फिर भी उसने पानी नहीं पिया। इतने में दूसरा आदमी और आया, उसको भी प्यास लगी हुई थी, और पहला आदमी बोला मेरे को भी पानी पिला।
दूसरा बोला तुमने पानी पिया क्यों नहीं? यहाँ सब साधन थे। वो बोला मैं शाहजादा हूँ, मैं शाहजादा हूँ। दूसरा बोला अच्छा तू शाहजादा है तो मैं क्या हूँ? अमीर ज्यादा हूँ, मैं अमीर ज्यादा हूँ। और इतने में घूमता घूमता तीसरा आदमी और आ गया, तीसरा और आदमी आ गया। उसको भी प्यास लगी हुई थी, उसको भी प्यास लगी हुई थी। दो पहले से लाइन में खड़े थे, कण सूख रहे थे और उन्होंने कहा हमारे को पानी पिलाओ। तो तीसरा बोला आपने पानी पिया क्यों नहीं? एक बोला मैं शाहजादा हूँ, एक बोला मैं अमीर ज्यादा हूँ। अच्छा तुम शाहजादा अमीर ज्यादा हो, मैं नवाब ज्यादा हूँ। क्या बोला? मैं नवाब ज्यादा। तो तुम भी आ जाओ हमारी श्रेणी में। एक दो तीन खड़े हो गए, कण सूख रहे हैं। इतने में चौथा आदमी आया और तीनों ने कहा पानी पिलाओ। वो कुछ नहीं बोला, पहले पानी लिया, पानी पिया और अवशेष जो पानी था उसको गिराकर वो रवाना होने लगा। तब तीनों बोले अरे मूर्ख, तू अकेला अकेला पानी पीता है, हमारे को पानी क्यों नहीं पिलाया? उसने कहा सब साधन थे, फिर आपने पानी पिया क्यों नहीं? एक बोला मैं शाहजादा हूँ, एक बोला मैं अमीर ज्यादा हूँ, एक बोला मैं नवाब ज्यादा हूँ। अच्छा तुम शाहजादा हो, नवाब ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो, मैं हराम ज्यादा हूँ। मैं क्या हूँ? हराम ज्यादा हूँ। और अब आपको ये सोचना है हराम ज्यादा पैदा करने वाले कौन है? वो अमीर ज्यादा शाहजादा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं जहाँ ऐसी स्थितियां बनती हैं वहां समझना चाहिए देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है और उसका मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए आवश्यकता है हर पल हर क्षण संशील रहे। आचार्य तुलसी ने कितनी मेहनत की, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितनी मेहनत की और वर्तमान में आचार्य महासमुद्री कितना पुरुषार्थ करे हैं। इसलिए कहा गया है जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो। जिंदगी को जीने लायक रहने दो, प्यास को पीने लायक रहने दो। तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। न जितने श्रांत से देवा सका। देवता किसका सेव करते हैं? जो श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अभी जैसे आपने सुना वो पीछे जो भाई जी बैठे हैं कि वो कंपनी घाटा में थी और नफे में आ गई और आगे बढ़ गए। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने दिमाग लगाया होगा, उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, इसलिए वो आगे बढ़ गए। ये सामाजिक दृष्टि से बात है, आर्थिक दृष्टि से बात है। ऐसी धर्म के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त कर सकता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में श्रमशीलता का भाव, और जितनी ज्यादा श्रमशीलता होगी उतना ही युवक शक्तिशाली होगा। चौथा जो सूत्र बताया गया है वो सेवा भाव। युवाओं के भीतर में सेवा भावना बहुत होती है और सेवा करते भी है। और आज आवश्यकता है सेवा। आज जो वर्तमान के परिपेक्ष में हम देखते हैं घरों की जो स्थितियां बन रही हैं, तो मैं युवाओं को आह्वान के रूप में कहना चाहता हूं आप अपने माँ बाप को समाधि दे, माँ बाप का ध्यान रखे, माँ बाप का मान सम्मान रखे। जो युवा माँ बाप का सम्मान रखता है उनको समाधि पहुंचाता है, लोकोत्तर सेवा करता है तो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त हो जाता है। आज हमारे भारत में सेवा करने वाले भी बहुत हैं, अलग अलग केंद्र भी खुद चल रहे हैं, लेकिन और आवश्यकता है कि हमारा समाज, हमारा भारत के नागरिक के भीतर में हमेशा सेवा सेवक का भावना रहे। और जितनी सेवा सेवक का भाव रहेगा उतना ही हमारा समाज शक्तिशाली होगा और देश शक्तिशाली होगा। पांचवा जो सूत्र बताया बड़ा ही महत्वपूर्ण है वह है सत्संस्कार। देखो एक तो संस्कार होता है और एक संस्कृति होती है। तो बड़ा ही सुंदर कहा गया है स्थायी मूल्यों को संस्कृति कहा गया है, स्थायी मूल्यों को संस्कृत कहा गया है, संस्कृति कहा गया है। और व्यवहारिक जीवन के मूल्यों को संस्कार कहा गया है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं संस्कारों के समूह को संस्कृति कहा गया है। और सभ्यता और संस्कार में अंतर है। सभ्यता आपको आनंद आराम दे सकती है, सुविधा दे सकती है, लेकिन आनंद नहीं दे सकती है। और जो सम्यक संस्कार है वो आपको आनंद देंगे और आपके जीवन को उन्नत बनाएंगे। इसलिए कहा गया है विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं। और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। रेखाओं में जो भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं। तो आज आवश्यकता है
हमारे भीतर में सुसंस्कारों का जागरण हो। आज हमारी जो संस्कृति है कहाँ जा रही है। और एक तरफ तो हम पुराने समय में कहते थे हमारा भारत सोने की चिड़िया, कहते हैं सोने की चिड़िया हमारा भारत चरित्रवान है। और हमारे यहाँ कितने गुरुकुलवाद चलते थे और कितनी अच्छी शिक्षाएं दी जाती थी। और आज वर्तमान में हम देखते हैं एक पूर्व की संस्कृति और एक पश्चिम की संस्कृति। और व्यवहार दृष्टि से देखे, और आप जानते हैं सूरज का उदय होता है पूर्व में, सूरज पूर्व में उदय होता है। और जो पूर्व की जो हवा होती है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी होती है और फसल की दृष्टि से भी अच्छी होती है। और जो पश्चिम क्या है वो अस्त है, और पश्चिम की हवा भी क्या है, नुकसानकारी होती है और खेती को नुकसान पहुंचाती है। अब आप देख लो पाश्चात्य संस्कृति और पूर्व की संस्कृति में कितना अंतर है, फिर भी हमारे युवा लोग और लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे जो भारत की जो संस्कृति है ये ऋषि मुनियों की संस्कृति है। और हमारे यहाँ भारत में कितने कितने ऋषि मुनि हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं और भगवान राम हुए हैं, और भी न जाने कितने कितने महापुरुष हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और यदि उन बातों को आत्मसात करे और यदि उन बातों में चले तो हमारा ये वापिस भारत विश्व गुरु की श्रेणी में आ सकता है। आवश्यकता है हमारे भीतर में सुसंस्कारों का जागरण हो। आज खान पान की दृष्टि से हम देखते हैं तो कितना बदलाव आया है, रहन सहन में कितना बदलाव आया है, हर बातों में बदलाव आया है। लेकिन ये ध्यान रखना बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बदलो मगर ऐसे कि बूंद से संबंध हो जाओ। क्या है, बूंद से समुद्र होना है। और ऐसे बदलो जिससे हमारा विकास हो, उन्नति हो और हमारा चरित्र स्वस्थ रहे, चरित्र अच्छा रहे। और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है नशा मुक्त, हमारे सुधांशु जी ने ये बात कही है युवा नशा मुक्त, ये बहुत जरूरी है। आज नशा का प्रचलन बढ़ रहा है और सरकार से हम बातें करते हैं, मंत्री लोगों से बातें करते, महाराज राजस्व आता है, क्या राजस्व आता है, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कितनी बीमारियां बढ़ रही है, कितने खतरे मोल ले रहे हैं और समाज अस्वस्थ हो रहा है। और जहां नशा है वहां नाश है। नशा का उल्टा क्या है, नाश है। और नशा सामाजिक बुराई है। और जो मद्यपान का सेवन करता है वो उसका भान भी नहीं रहता है, वो मूर्छा में गिरता है और दुख और पीड़ा को निमंत्रण देता है। पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव आप इतने सज्जन आदमी हो, इतने अच्छे आदमी हो और आप नशा करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इतनी सहेलियों के बीच में बैठती हूँ और मेरी जितनी भी जो सहेलियां हैं उनके जितने पति हैं वो सब नशा मुक्त हैं। आप एक ही ऐसे हैं जो नशा करते हैं। तो बार बार मेरी सहेलियां कहती हैं तुम्हारा पति नशेड़ी है, नशेड़ी है, तो अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी भावना है तो कल से मैं नशा नहीं करूंगा, कल से नशा नहीं करूंगा। और दूसरे दिन ही युवक मिले, दोस्त मिले, चलो आज होटल में घूमकर आते हैं। और हम जैन साधु या लोग क्या कहते हैं, होटल और बोतल से बचो। होटल और बोतल से बचने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, आनंद में रहता है। और वो सब युवक होटल में गए और सामने शराब परोसा गया। उसने कहा नहीं, आज तो मना किया है श्रीमती ने, अरे थोड़ा सा शराब पीने में कोई नशा नहीं आता है। और उसने शराब पी ली और शराब पी और वापिस घर आया, तब तक तो नशा चढ़ गया था। और ऐसा नशा चढ़ा, श्रीमती सामने खड़ी, श्रीमती ने सोचा अभी बोलने में फायदा नहीं है, अभी मौन में फायदा है, तो साइड में होगी। और वो घर में आया और घर के पीछे बाड़ा था और बाड़े में भैंस खड़ी थी। क्या खड़ी थी, बाड़े में भैंस खड़ी थी और भैंस की पूंछ पकड़ी और बोला कि पप्पू की मम्मी तो हमेशा 2 चोटले बनाती हैं, आज तुमने एक ही चोटला कैसे बनाया। उसको पता नहीं है ये पप्पू की मम्मी है कि भैंस है, कि वो भी काली थी, वो भी 100 किलो की थी, वो भी 100 किलो की थी। अब जब आदमी नशे में होता है उसका क्या भान रहता है। आज एक नॉन वेज व्यक्ति है और एक वेज व्यक्ति है, रात दिन का अंतर है। जो वेज व्यक्ति होगा उसके संस्कार की अलग होंगे और नॉन वेज व्यक्ति के संस्कार अलग होंगे। तो आवश्यकता है युवा शक्ति में कोई भी प्रकार की गलत संस्कृति नहीं आए, कोई प्रकार का गलत भोजन नहीं करे, हमेशा स्वस्थ रहे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्वस्थ रहेगा उतना ही वह आनंद में रहेगा। तो आज मैं
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं तो उन सबके प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। जो हमारे युवा हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और प्रेरणा देने वाले हैं। और आपको वो बताना चाहूंगा, जो हमारे बंगाल के स्वामी विवेकानंद इस स्थल पर गए और वापिस जा रहे थे, इतने में बंदर ने पीछा कर दिया। बंदर पीछे हो गया, बंदर पीछे होगा, वो तेज चलने लगे। जैसे ही तेज चलने लगे तो बंदर भी तेज चलने लगा और वो भागने लगे तो बंदर भी उनके पीछे भागने लगा। तो स्वामी विवेकानंद एक बार तो भयभीत हो गए, अब क्या होगा। इतने में एक महाशय मिला, सज्जन आदमी मिला कि विवेकानंद जी क्या हुआ, ऐसी बात है, आप रुको और पलट कर सामना करो। रुको, पलट कर सामना करो। वो रुके और पलट कर सामना किया और बंदर रुक गया। थोड़ी देर उसने कुछ किया बंदर ने और बंदर चला गया। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपको भी मुकाबला करना है। किसका मुकाबला करना है? समस्या जो आ जाती हैं और उनसे आप मुकाबला करोगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसलिए कहा भी गया है, डर की क्या बात पति काली रातों में, डर की क्या बात पति काली रातों में, पथ में उजियारा होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं मगर, और साहस का दीपक जलता है जनता बातों से, साहस का दीपक जलता है जनता बातों से। तो उन्होंने साहस दिखाया तो वो बंदर भाग गया। और समस्या आती है तो समस्या को बढ़ाने वाले भी हम हैं और समस्या को घटाने वाले भी हम हैं, समस्या का समाधान देने वाले भी हम हैं और समस्या को और बिगाड़ने वाले ही हमें। इसलिए आवश्यकता है हम एकदम रुके नहीं और आगे बढ़ते हैं और बढ़ते जाए। और हमने हमारे गुरु आचार्य तुलसी से सुना, और ये जो हमारे यहाँ अखिल भारतीय तेरापन उपनिषद है, जिनमें 40-50 हजार से ज्यादा युवक काम करते हैं और समय समय पर उनके कार्यक्रम भी होते हैं। अभी पूर्वांचल स्तरीय यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे सुधांशु जी भी आए। तो आचार्य तुलसी ने युवाओं को जोड़ा और उनको प्रेरणा दी, और युवाओं में जोश है और साथ में होश की भी अपेक्षा है। और होश आ गया तो फिर कोई भी व्यक्ति की उनको परास्त नहीं कर सकता है। तो आज मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी आगे बढ़े। इसलिए कहा गया है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और सपने के पर्दे निगाहों से बताती हैं। हौसला मत हार गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलाना सिखाती हैं। आदमी कहता है कि बादाम खाओ अकल आएगी। क्या कहते हैं? आदमी कहता है बादाम खाओ अकल आएगी। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरें खाने से अकल आती है। क्या कहा है? ठोकरें खाने से अकल आती है। और नो क्रॉस नो क्रॉन, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजान में मरने वाले सारे ही महान हैं, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं, आदमी को अपनाना जानते हैं। जो आदमी को अपनाना जानता है वही गति करता है, वही प्रगति करता है। आज हमारे सामने सुधांशु जी बैठे हैं, पास में बैठे, सामने के पास में बैठे हैं। अनेक बार हमारे ये संपर्क में आए और इन्होंने हमारी बातें भी सुनी, हमारा इंटरव्यू लिया और अखबार में भी इन्होंने प्रकाशित किया और लोगों तक हमारी बात को इन्होंने पहुंचाया। और एक दिन हमारे पास आए कि हमारा ये कार्यक्रम है और आपको पधारना है और आपके सानिध्य में हम करना चाहते हैं। मैंने कहा इस दिन तो हमारा बड़ा कार्यक्रम है, और फिर आप कह रहे हैं शाम को 6 बजे आना, वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, 2 बजे भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो फिर इन्होंने चिंतन किया, हमारे लिए इन्होंने सारा कार्यक्रम चयन करके 10 बजे रखा कि मुनिश्री इतनी दूर से पधारे हैं, पैदल आ रहे हैं दक्षिण हावड़ा से, हम आए केवल आज इनके लिए आए, सुधांशु जी के लिए आए हैं। और सुधांशु जी की भावना थी और हमारे संपर्क में रहते हैं इनके बड़े भाई हिमांशु जी ने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया, और प्रदीप जी से भी बातचीत हुई। तो आज मैं इस अवसर पर सभी के प्रति ये मंगल कामना करता हूं और युवा शक्ति के लिए मैं विशेष मंगल कामना करता हूं। युवा शक्ति बहुत जरूरी है
उसमें सत्संस्कारों का विकास हो। और आचार्य तुलसी के शब्दों में युवा कौन होता है? जो तनाव मुक्त जीवन जीता है। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में युवा कौन होता है? जो धन का मोह नहीं करता है, पदार्थ का मोह नहीं करता है, वह युवा है। और जो धन का मोह करता है, पदार्थ का मोह करता है, धन में डूबा हुआ रहता है, पदार्थ में डूबा हुआ रहता है, वो बूढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। तो ये युवाओं के खंडे मजबूत है और आगे भी मजबूत रहे। और इनके अखबार का नाम भी युवा शक्ति है। अखबार का नाम भी युवा शक्ति है। युवा सिर्फ युवा न रहकर युवा शक्ति बन जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और संभव जैसा काम भी संभव हो जाएगा। और पुनः हमारा देश एक शक्तिशाली हो जाएगा और पूरा हमारा देश ये विश्व गुरु बन जाएगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज ये भी योग की बात है हमारे लिए। हमारा चातुर्मास तो दक्षिण हावड़ा में है और कार्यक्रम के लिए हम दक्षिण कलकत्ता आए हैं। दक्षिण कलकत्ता आए हैं और दोनों सभाओं के पदाधिकारी, उपनिषद के सदस्य आदि उपस्थित हुए हैं और काफी संख्या में लोग आए हैं। इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। और हमारे जो मुख्य अतिथि है जैसे भजन का जी, यतीश कुमार जी और अमित कुमार जी वर्मा जी और नवीन धनवंतरी जी और तिवारी जी, इन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। और आपको इतना सा मैं बताना चाहूंगा, हम जैन हैं, आपके ध्यान में होगा जैन है और जैन में हम श्वेतांबर है और भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं। और श्वेतांबर में हम 13 पंथी है और हमारे 13 पंथ की स्थापना करने वाले आचार्य भिक्षु हुए हैं। और आचार्य तुलसी ने रचना तो कार्यक्रम खूब किए, उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया, जो कल आचार्य महाश्रमण जी ने कल के दिन को प्रेक्षा कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आचार्य महाश्रमण जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए करीब 20 राज्यों में वो पधारे हैं और करीबन 1 करोड़ लोगों को नशा मुक्त जीने की प्रेरणा दी है। हजारों लोग उनके संपर्क में आए हैं। एक संप्रदाय के आचार्य हैं, एक संप्रदाय के आचार्य हैं और सांप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करे हैं। और हम जैन तेरापंथी हैं और मेरा नाम मुनि दिनेश कुमार है। और पिछला चातुर्मास हमारा दक्षिण कलकत्ता में था, इस बार का हमारा चातुर्मास दक्षिण हावड़ा है। और हम हमारे मन से कहीं नहीं जाते हैं। हमारे गुरु आचार्य महासमुद्र जी है, अभी उनका सूरज चातुर्मास है और वो जैसा निर्देश देते हैं वैसा हम करते हैं। तो आज मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। देखो युवा शक्ति वालों ने जो कल इनकी भावना थी कुछ लिख कर दो, तो हमने लिख कर दिया, तो मुख्य पृष्ठ पर इन्होंने प्रकाशित किया और मुख्य में भी मुख्य है पृष्ठ पर यह प्रकाशित किया है। इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और जो हमारे इनके साथ में ये आते हैं, इनके क्या नाम, इनका आपका नाम है अमित, ये भी आते रहते हैं, एक बाई भी साथ में आती रहती है। उन सबके प्रति खूब मंगल कामना। तो संचालन करिए, इसके प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी हमने इनका वक्तव्य तो सुन लिया है और बहुत ही अच्छा लगा है, पर अब हम आगे बढ़ते हैं। और श्री अमित वर्मा IPS, मैं सर से अनुरोध करूंगी कृपया मंच की ओर प्रस्थान करें और अपना वक्तव्य दें हमारे आज के शीर्षक पे। निकाल दिया। सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों को अपना सादर नमस्कार करता हूं और ऑडियंस में बैठे हमारे सारे गणमान्य व्यक्तियों को नमस्कार करता हूं। मैं सुधांशु जी और उनकी युवा शक्ति टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया और मुझे यहाँ निमंत्रण दिया। मैं आज के टॉपिक पे कुछ अपने पॉइंट्स सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। बेसिकली जो युवा के बारे में अभी हमको मुंशी जी ने बोला, बेसिकली युवा जो है आज के हमारी आबादी में 50% बेसिकली जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं वो हैं यहाँ पर। तो इनके लिए इनको दिशा देने का काम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि जो युवा है अगर उसको दिशा दी जाएगी तो वो निश्चय ही हमारे जो इंडिया के डेवलपमेंट में या ग्रोथ में निश्चय ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन उस दिशा के देने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसका मुझे लगता है मुंशी जी जैसे उन्होंने हमको यहाँ पर दिशा दी, इस बेसिकली इस टॉपिक के लिए जो उन्होंने हमको एक दिशा दी, उस तरीके से अगर युवा को दिशा दी जाएगी तो वो निश्चय ही
आगे बढ़कर युवा आएगा और भारत की प्रगति में हिस्सा बनेगा। अब बेसिकली हमारा ये है कि जैसे हमारा जो स्पोर्ट्स में है या ओलंपिक्स में अभी जैसे पार्टिसिपेट किया युवा ने, तो उस तरीके से भी हमको उसको वो करना पड़ेगा सो दैट कि हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको फैसिलिटीज़ दें, ताकि हमारा युवा आगे बढ़कर हर बेसिकली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। जैसे कि मुंशी जी ने बोला कि सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारी देश की, उसको बचाने में भी युवा का बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसके लिए भी हमको आगे आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि युवा जो है उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो देश उनके लिए क्या कर सकता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो देश के लिए क्या कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो हर समय हर एक्टिविटी पे इस बात को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक बेसिकली जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कोई जो हम लोग का धर्म कुंड होता है उसमें आहुति दी जाती है, उस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ एक आहुति की तरह काम करेंगी। अगर वो सारी एक्टिविटीज़ इस तरीके से फोकस्ड हो कि वो देश की प्रगति के लिए को आगे ले जाएं और देश की तरक्की में योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। वेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हमारे अगले अतिथि को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे, जिनके बारे में मैं 2 शब्द आपको बताना चाहूँगी। हमारे श्री डॉक्टर धन्वंतरी तिवारी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री धन्वंतरी तिवारी चिकित्सा क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम है। अपने चिकित्सीय ज्ञान से इन्होंने व्याधिग्रस्त लोगों की सेवा की है। पहले आप देवघर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्नत चिकित्सीय व्यवस्था को सुदूर गांवों तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ये लगातार मानवता की सेवा के साधनारत है। मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच की ओर प्रस्थान करें और आपका सम्मान करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री हिमांशु शेखर जी को स्टेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर धन्वंतरी तिवारी जी से कि कृपया माइक के पास आकर अपना वक्तव्य प्रकट करें। मंचासीन मुनि श्री जिनेश कुमार जी का सादर चरण स्पर्श और वंदन। मुझे खेद है कि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उनका पूरा प्रबोधन नहीं सुन सका, लेकिन जितना सुना उसमें कुछ बातें बिल्कुल घर कर गई। उन्होंने युवाओं के लिए जो परिभाषा दी तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया था और उसे मैंने आत्मसात कर लिया। मैं ये सोचता था कि अब मैं युवा नहीं रहा, लेकिन उनकी परिभाषा के जिसमें कुछ करने का, जिसमें त्याग की भावना हो, जो सांसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त रख सके, वो युवा है। और जो पूरे संसार में उलझा हुआ है वो युवा होके भी वृद्ध है। सचमुच ये बहुत अच्छी परिभाषा है और ये देश को आगे बढ़ाने वाली परिभाषा है। सर, एक बार पुनः आपका नमन। मंचासीन सुधांशु जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। और मंचासीन सभी डिग्निटरीज का अभिवादन
और इस हॉल में बैठे हुए सभी महान आत्माओं का अभिनंदन। विषय है कि भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की भूमिका। हम बहुत छोटे से ढंग से इसको सोचेंगे कि आखिर जब भारत विश्व गुरु था तो क्या था जो विश्व गुरु था? उस समय ऐसी क्या चीजें थी और वो अब क्यों नहीं है? तो हम लोग इसकी मैंने एक सूची बनाई तो मैं देखा कि भारत सबसे पहले आर्थिक रूप से स्वावलंबी था। आर्थिक रूप से स्वावलंबी क्यों था? इसको जब देखते हैं तो हमारी आवश्यकताएं सीमित थी। हम कितने चीजों के बगैर जी सकते हैं? ये टीवी है, फ्रिज है, एसी है, हजारों साधन है। इन साधनों से हमें संतुष्टि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता जब तक कि हम उनके बगैर जीने की क्षमता न विकसित करें। तो उस समय आवश्यकताएं सीमित थी। कम आवश्यकताओं में रह के भी लोग स्वावलंबी थे और उनको दूसरे पर आश्रित नहीं थे। उपभोक्तावाद या भोगवाद, जिसका एक हिस्सा नशा भी है, ये इससे बिल्कुल मुक्त थे। हमारे कुछ विकार होते हैं और कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं। मूलभूत प्रवृत्तियां जिसको आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिः नरीणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु समाना, जो कहा गया कि भोजन, नींद, भय और आहार और सेक्स, तो ये पशुओं में और मनुष्यों में समान है। मनुष्य अपने विवेक से इनको कंट्रोल करता है। तो इन मूलभूत प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना और इसके बाद इन प्रवृत्तियों की पूर्ति न होने या फिर कंपैरेटिव देखने से 6 तरह के विकार होते हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या। तो इन 6 विकारों से मुक्त होना ये जीवन की शुद्धता के लिए पहली आवश्यकता है। तो उस समय का समाज ही इन तरह के विकारों से मुक्त था और कुंठा रहित था, कॉम्प्लेक्स नहीं थे, आध्यात्मिक स्तर पर विकसित था और धैर्य, साधना, योग, व्रत क्या है? योग और साधना क्या है? योग को परिभाषित किया गया है चित्त वृत्ति निरोध इति योग, कि मन की प्रवृत्ति को जब हम कंट्रोल करने का जो कोशिश करते हैं यही योग है। मन करता है ये करें, मन करता है वो करें। तो उसी तो उसके कई तरीके हैं जिसमें साधना इत्यादि है। व्रत में क्या करते हैं कि आज अन्न नहीं खाएंगे, तो व्रत के और भी नियम है। व्रत में दिन में नहीं सोया जाता। बहुत तरह के सुख के जो होता है, जो मजा देने वाली चीजें हैं, वो व्रत के दिन नहीं किया जाता। तो ये सब हमारा, और धीरज, वेट करना कि हमेशा सब काम आज ही नहीं हो जाएगा, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये सारी चीजें जब भारत में थी, हर व्यक्ति में थी, यही हमारी जीवन शैली थी, तो हमारा भारत विश्व गुरु था। तो ऐसे भी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जीवन में मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना चाहिए, मनुष्य को हेल्पिंग होना चाहिए, हर व्यक्ति को मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, मनुष्य को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता भी मूलतः 3 तरह की है। एक नीति है सरकार की, जो संवैधानिक नीति, उन नीतियों का भी पालन होना चाहिए। दूसरी है सामाजिक नीति, कि समाज की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उन नीतियों का भी पालन होना चाहिए। और तीसरी नीतियां हैं आध्यात्मिक नीतियां, उन नीतियों का भी पालन होना चाहिए। तो इन तीनों नीतियों का पालन हो और मनुष्य में जीने की कला आ जाएगी तब, और ये चीजें होंगी तो भारत पुनः विश्व गुरु हो जाएगा। और इस विश्व गुरु में बनाने में अगर भूमिका होगी किसी की, तो युवाओं की होगी,
क्यों? क्योंकि युवाओं में उत्साह होता है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, जिजीविषा होती है, क्षमता होता है, साहस होता है, कुछ कर गुजरने की चाह होती है, उनमें प्रेम की भावना होती है, उनमें मित्रता की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, बलिदान की भावना होती है। आत्मोत्सर्ग वही कर पाते हैं, कोई बूढ़ा आदमी नहीं कर पाता। कभी बूढ़ा आदमी तो आत्महत्या भी नहीं करता। आप देखेंगे कि जीवन में वो आदमी आत्महत्या कर लिया तो बूढ़ा युवा ही करता है। देखेंगे कि वो संन्यास ले लिया तो युवा ही करता है। बूढ़ा तो उसी में एक फटे चादर में अपने आप को लपेट के समेट के उसी में काम चलाते रहता है, और कोई भी अव्यवस्था होती है उसका विरोध नहीं करता बूढ़ा। विरोध हमेशा युवा करता है। क्यों? क्योंकि वृद्धों में रिस्क लेने का साहस नहीं होता, वो परिस्थितियां मैनेज करने का तरीका जानता है। तो आज का भारत युवाओं का भारत है, और हमारे युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सब सृजनशील हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 37 इयर्स से ज़्यादा हो गया। मैं 37 वर्षों से डॉक्टरी कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी के लोगों में जो जिजीविषा है, और जो कुछ कर गुजरने की क्षमता और साहस है, और जो आत्मविश्वास है, ये बहुत ज़्यादा है। और इन लोगों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि त्याग को अपनाएं, फिर भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका आभार। मैं बुलाना चाहूंगी श्री यतीश कुमार जी को, CWM ईस्टर्न रेलवे की ओर से। वो भी आकर यहाँ पर अपना वक्तव्य प्रकट करें। जिस मंच से आदरणीय युग प्रधान आचार्य जी मुनिश्री जी ने अगर अपना वक्तव्य रख दिया हो, उस मंच से ज़्यादा कुछ भी कहना एक क्या ही बोलूँ मैं, बट ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, और मेरा जो थोड़ा सा अनुभव है सर, उसको मैंने 1-2 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। कल जो है पूरे मंच को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, कल भगत सिंह का जन्मदिन था, और मुझे लगता है भगत सिंह से बेहतर युवा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। और भगत सिंह को बाकी चीज़ों के लिए आप जाने ना जाने, पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जो व्यक्ति जिस दिन फांसी लग रहा हो उस दिन भी पढ़ रहे थे। तो मेरा संदेश इतना ही है कि आप पढ़ना ना भूलें। मुनिश्री ने जो बातें कही उसमें 3 बातें और इम्पोर्टेंट थी कि जब मान लीजिए जैसे एप्पल है, फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, तीनों के जो लीडर हैं वो तीनों अंततः शुरुआत में पहले भारत में आते हैं, और भारत में सिद्धि की तरह किसी गुरु के पास जाते हैं। आप सबको पता है इनकी कहानी, और उसके बाद वो जा करके विश्वगुरु बनते हैं। तो जो विश्वगुरु और युवा का जो लिंक है वो है अध्यात्म, और हम अध्यात्म से जितना जुड़े रहे उतना बेहतर होगा। सरकार ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, एक सिख कंपनी को चलाने की। ये 2018 की बात है, और ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, और 131 करोड़ को 1200 करोड़ हम ले गए सिर्फ युवाओं की मदद से। तो मैं चाहूँगा कि जो 2-3 क्वालिटी है जो मैंने सीखी युवाओं से वो आप तक प्रेषित कर पाऊँ। वो है कंपैशन, करुणा और विनम्रता अगर आप में बनी रहेगी, समर्पण का पूरा भाव बना रहेगा 100%, प्राथमिकता आपको पता रहेगी, तब आपको बेहतर संवाद करना आएगा। और जिस दिन आप बेहतर संवाद सीख जाएंगे, आप बेहतर मनुष्य बनेंगे, और बेहतर मनुष्य बनने के लिए आपको कला और साहित्य के शरण में जाना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं शुभ वचनों से कि आप कला साहित्य के सानिध्य में रहें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं
और अब हम बुलाना चाहेंगे श्री नरेंद्र तुलसियान, प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान क्लब। आगे बढ़ते हैं और हम अनुरोध करेंगे श्री प्रदीप अग्रवाल, सीईओ हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और हम अनुरोध करेंगे कि आप इस मंच पर आकर अपना वक्तव्य प्रकट करें। मंच पर उपस्थित मुनिश्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी उपस्थित महानुभावों को भी मेरा सादर प्रणाम। आज की सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी युवाओं को मेरा सादर नमन। जैसा कि मुनिश्री ने ऑलरेडी 3 सूत्र बताए और अदर अतिथिगण ने भी सारे सूत्रों को पिरो दिया, तो आगे कुछ कहना कुछ मुश्किल लग रहा है। बट युवा पीढ़ी किस तरफ हमारे देश में योगदान दे सकती है, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि हमारे आजादी के बाद हम लोग 2047 में 100 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, और उस समय हम विश्व गुरु की कामना कर रहे हैं। और जैसा हमारा लक्ष्य है कि 55 करोड़ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी हो जाएगी, ये तभी संभव है जबकि हमारे युवा इस सारे सूत्रों को अपने अंदर पिरोएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं, और जिस तरह आज हमारे यहाँ 40 करोड़ युवाएं, जो कि सबसे ज्यादा अभी तक हुए हैं, अप टू 25 साल तक की उम्र वाले 140 करोड़ भारतीयों में 40 करोड़ युवाएं हैं, जो कि जुलाई 2024 में 42 करोड़ है करीब। तो उनको प्रॉपर शिक्षा मिले। आई थिंक शिक्षा के द्वारा हम लोग काफी हद तक ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। तो इसके लिए जो एजुकेशन है, अभी हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 30% है, और हमारा लक्ष्य है कि उसको हम लोग 50% करें, जबकि चाइना ऑलरेडी 55% कर चुका है। तो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में सबका सहयोग बहुत जरूरी है, ताकि हर वो युवा एक ऊंची सीढ़ी पे चढ़कर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इसके अलावा जो मंच पे कहा गया, तो अभी 2 दिन पहले आज कला मंदिर में कुछ प्रोग्राम है, वहां ब्रह्म कुमारी के ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके यूनिवर्सिटी में 90,000 बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड उसमें मेडिटेशन एंड योगा मस्ट है करिकुलम में। तो उन्होंने हमारे देश के ध्यान को अपनाया, और 60% युवा वेगन हो गए हैं, मतलब नॉट ओनली वेजिटेरियन, कंप्लीट वेगन। तो आज एक ऑस्ट्रेलिया जैसे इतने बड़े देश में सारे लोग वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमारे युवाओं को भी
इसका सहारा लेना पड़ेगा। आज मैं तो हेरिटेज में करीब 10,231 बच्चे आज हो गए जो अप टू 25 साल की उम्र तक है, और हमारे करीब अदर 1800 जो शिक्षक और अदर स्टाफ है उसमें भी 30% लोग 25 साल से नीचे हैं। तो एक हमारा जो ये प्रयास है कि कैसे उनको वैल्यू एजुकेशन मिले, योगा मेडिटेशन हम लोग वो कंपलसरी कर रखे हैं, और हर एरिया में हमारे जो विजिट्स होती है वो फॉरेन कंट्रीज में नहीं होती है, हमारे यहाँ के मुर्शिदाबाद गांव में होती है, जयपुर की देश को भ्रमण करे वो हर बच्चे, और संस्कृत का ज्ञान हो। तो इस तरह की चेष्टा चल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर सबको शिक्षित कर दिया जाए तो ये डेफिनेटली हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। थैंक यू। जय हिंद। और इसी बेहतरीन सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले मुख्य अतिथि को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री सत्येंद्र संगीत जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। सत्येंद्र कुमार संगीत गायन के सभी विधाओं में प्रांगत है। आप आकाशवाणी दूरदर्शन के उच्च श्रेणी प्राप्त गायक कलाकार हैं। आप लोक संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार फर्स्ट फोक स्टार का किताब भी इन्होंने प्राप्त किया है। श्री सत्येंद्र संगीत जी बिहार सरकार के द्वारा दिए जाने वाले वरिष्ठ राज्य कला सम्मान बिहार गौरव सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आप बिहार के अलावा पूरे देश में अपनी प्रस्तुति करते हैं, साथ ही नई पीढ़ी को भी संगीत से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भी इनको प्रस्तुति करने का अवसर मिल चुका है। सत्येंद्र संगीत जी का आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत 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 स्वागत करना चाहूंगी। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे मुनिश्री जी को चरण स्पर्श, और जितने भी गणमान्य लोग हैं मेरा नमस्कार। आप समक्ष जो बैठे हैं सुधांशु जी और हिमांशु जी, आप दोनों के द्वारा आमंत्रित जितने भी लोग हैं इनसे हमारी बात हो रही थी। आप सभी बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके समक्ष खड़े हैं और मैं यहाँ से आप सबों को प्रणाम करता हूँ। एक्सेलेंस अवार्ड आज यहाँ पे दिया जाएगा, उस कतार में मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन मुझे डैश पे बुलाया जाएगा।